आज के सेशन में सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य भाग 1। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे नए राजवंशों का उदय, राष्ट्रकूट वंश का उदय, राज्यों में प्रशासन और प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। इन मुद्दों के आधार पर हम इस अध्याय को चर्चा करेंगे, अध्याय में चर्चा करेंगे। हम जिस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं उस अध्याय का नाम ही है नए राजा और उनके राज्य। और यहाँ आपको एक मानचित्र दिया गया है जो 7वीं और 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य दिखाए गए हैं, जहाँ चाहमान है, परमार्स है, गुर्जर प्रतिहार है, राष्ट्रकूटा है, चोला, चेराज, पांड्याज आदि ऐसे गंगा, कलिंगा जैसे राज्यों को दर्शाया गया है। और ऐसे ही राज्यों का अध्ययन हम आज करेंगे। नए राजवंशों का उदय की जब हम बात करते हैं तो 7वीं सदी तक भारत जैसे देश, जिसको हम उपमहाद्वीप भी कहते हैं, उसके विभिन्न भागों में जो बड़े भूस्वामी थे और योद्धा सरदार थे, ये ताकतवर हो गए थे, इनका उदय हो चुका था। और फिर राजा लोग उनको सामंत के रूप में मान्यता देने लगे, क्योंकि उनके पास शक्ति थी, उनके पास संसाधन होते थे और वो राजा को मदद करते थे, और इसीलिए वो सामंत के रूप में उनको मान्यता देनी पड़ती थी। लेकिन इतने ताकतवर होने के बावजूद भी उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो राजा के अधीन रहे और राजा को समय समय पर उपहार लाए, दरबार में हाजिरी लगाए, और जब कभी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी या जब कभी सैन्य सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तब वह सैन्य सहायता मुहैया करे। इस तरह की उम्मीदें राजा लोग अपने सामंत लोगों से करते थे। और फिर ये जो सामंत लोग शक्तिशाली होने के बाद ये अपने आप को एक ऐसी उपाधि देते थे जैसे महासामंत है, महामंडलेश्वर है। इस प्रकार की उपाधियों से वो खुद को घोषित कर देते थे। आगे जाकर ऐसा भी होता था कि जैसे मध्यवर्ती सरकार या कोई राजा अगर कमज़ोर हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, उसके आने वाले जो उत्तराधिकारी अगर कमज़ोर निकलने लगे तो वो खुद को स्वतंत्र होने का दावा भी करते थे। इस तरह से कभी सामंत के रूप में उदय हो चुका था, वो बाद में राजे लोग स्वतंत्र रूप से राज्य करने लगते थे। और इसी प्रकार सेना में भी जो सेनापति होते थे या सैनिक होते थे, कई बार ऐसा ही होता था कि राजा के निकट संबंधी ही इन बड़े बड़े पदों पर इनको उनके निकट संबंधी को ही नियुक्ति दी जाती थी। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से ज़्यादा शब्द मिलते हैं। अभी 400 से भी ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सोचिए, चार सौ से भी ज़्यादा शब्दों मिलते हैं। अभी ये शब्द कौन कौन से देखिए। वेट्टी है एक शब्द, वेट्टी। और यह वेट्टी जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यहाँ नकद नहीं ली जाती थी, तो क्या किया जाता था कि व्यक्तियों से श्रम जबरदस्ती से श्रम के रूप में लिया जाता था, क्योंकि उनको श्रमदान करना पड़ता था, यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी भू राजस्व, दूसरा शब्द है कदमाई, कदमाई, और इसका मतलब होता है भू राजस्व। ये दो शब्द हो गए।
और कर कहाँ कहाँ से वसूल करते थे? अगर आपने मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, तीसरा पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर, इस तरह के करों का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। तो ये हो गए विभिन्न किस्म के करों के लिए लगभग 400 शब्द बताए गए हैं। उसमें से हम 3 शब्दों का उल्लेख किया है, जो है वेट्टी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, कदमाई मतलब भू राजस्व, और भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रकार के कर लिए जाते थे। अगला मुद्दा है प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। आपको मालूम है कि आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं, किसी स्पर्धा में सहभाग लेते हैं, तो सहभागी होने के कारण आपका गौरव किया जाता है और आपको एक सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रशस्ति पत्र। तो प्राचीन काल में भी इसी प्रकार से प्रशस्तियाँ कुछ होती थी। जैसी मतलब प्रशस्तियाँ ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा बनाई जाती थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे, क्योंकि ये ब्राह्मण लोग पढ़े लिखे होते थे, इनको भाषा का ज्ञान होता था, पढ़ाई लिखाई करना आता था, इसीलिए इनसे ही ज़्यादा से ज़्यादा रचा जाता था। और राजा लोग ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, उनको भूमि अनुदान देते थे। और यह जब प्रशस्तियाँ मिलती है तो हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए अगर हम बताते हैं कि मतलब वो शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में, और ये इस तरीके से उनकी प्रशस्तियों में इन राजाओं की प्रशंसा की जाती थी। और ये ताम्रपत्र पर अभिलिखित होते थे, ताम्रपत्र, और जो भूमि पाने वाले लोग होते थे उनको ये दिए जाते थे। और इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि कल्हन है, कल्हन एक कवि है जो 12वीं सदी में हो गया है। उन्होंने एक बृहत संस्कृत काव्य जिसका नाम है रजत रांगिनी, ये काव्य ये बहुत ही बड़ा काव्य है, इसने लिखा है। और इस काव्य से हमको पता चलता है कश्मीर पर कौन कौन से शासक राज कर रहे थे, इनका इतिहास हमको अच्छी तरीके से पता चलता है। कल्हन की कृति है ये रजत रांगिनी, ध्यान रखें, रजत रांगिनी। और ये कल्हन जो है, ये कवि है, इन्होंने ये वृत्तांत या उसका ब्यौरा लिखने के लिए बहुत सारे साधनों का इस्तेमाल किया। जैसे हम बोलते हैं शिलालेख है, जो पत्थरों पर लिखे हुए थे, उस जमाने में बनाए गए लिखे गए दस्तावेज होते हैं। और इस तरह अलग तरीके से उन्होंने देखा है कि प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन जिन्होंने कुछ आंखों देखा हाल देखा है या उन्होंने कुछ सुना है, और इस तरह से पहले के इतिहास समेत अन्य स्रोतों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और इसीलिए कल्हन का रजत रांगिनी जो रजत रांगिनी जी कलाकृति है, यह कलाकृति इतिहास पढ़ने के लिए एक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो प्रशस्तियाँ और ताम्रपत्र आप दिखाए गए हैं, प्रशस्तियाँ और ताम्रपत्र, ये है प्रशस्तियाँ और ये रहे ताम्रपत्र। और ये इसमें अब अगर हम देखेंगे थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा गया है ये भाषा, और ये ताम्रपत्रों का एक संग्रह है। और यह 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का इसमें उल्लेख आता है। और जिन कड़ियों से ये पत्रा जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर भी लगी होती है। जैसे राजसी मुहर अभी यहाँ आसानी से दिखती नहीं, लेकिन ऐसे कॉर्नर पर जैसे राजसी मुहर भी अपने को दिखती है। और जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। जैसे हम वेरीफाई करते हैं, जैसे हम कोई भी कागज़ पर सर्टिफिकेट पर स्टैंप लगाते हैं कि मतलब वो अथेंटिक है, ये ऑथोराइज किया गया है, ये अधिकृत रीत्या इनको दिया गया है, इस तरह से वहाँ एक मुहर लगी रहती थी। तो वो अथेंटिक और विश्वसनीय रहती थी और अधिकृत रहती थी। तो दोस्तों हम यही रुकते हैं और इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।